नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज की कहानी मैडम डिकोस्टा। लेखक हैं सआदत हसन मंटो जी और आवाज़ है निशान सक्सेना की। 9 महीने पूरे हो चुके थे। मेरे पेट में अब पहले जैसी गड़बड़ ना थी, पर मैडम डिकोस्टा के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वो बहुत परेशान थी। चुनांचे में आने वाली घटना की तमाम अनजानी तकलीफ़ें भूल गई थी और मैडम डिकोस्टा की हालत पर रहम खाने लगी थी। मैडम डिकोस्टा मेरी पड़ोसन थी। हमारे फ्लैट की बालकनी और उसके फ्लैट की बालकनी के बीच सिर्फ एक लकड़ी का तख्ता था। उसमें अनगिनत नन्हे नन्हे सुराख थे और उन सुराखों में से मैं और मेरी सास मैडम डिकोस्टा के सारे खानदान को खाना खाते देखा करते थे। जब उनके घर सुखाई हुई झींगा मछली पकती तो उसकी नाकाबिले बर्दाश्त बू उन सुराखों में से छन छन कर हम तक पहुंच जाती। मैं और मेरी सास उस समय बालकनी का रुख तक न करती थी। मैं अब भी कभी कभी सोचती हूँ कि इतनी बदबूदार चीज़ खाई कैसे जा सकती है। पर बाबा, क्या कहा जाए, इंसान बुरी से बुरी चीज़ें खा जाता है। कौन जाने इन्हें इस बू में ही मज़ा आता हो। मैडम डिकोस्टा की उम्र लगभग 40-42 की होगी। उसके कटे हुए बाल, जो अपनी स्याही बिल्कुल खो चुके थे, जिनमें बेशुमार सफ़ेद धारियां पड़ चुकी थीं, उनके छोटे से सर पर घिसे हुए नमदे की टोपी के रूप में बिखरे रहते थे। कभी कभी वो नया भड़कीले रंग का और बहुत ही भौंडे तरीके से सिला हुआ फ्रॉक पहनती थी, तो सर पर लाल लाल बंदूकियों वाला जाल भी लगा होता था, जिससे उनके छितरे बाल उनके सर के साथ चिपक जाते थे। इस हालत में वो दर्जियों का ऐसा मॉडल दिखाई पड़ती जो नीलाम घर में पड़ा हो। मैंने कई बार उन्हें इन्हीं बालों में लहरें पैदा करने की कोशिश में भी व्यस्त देखा है, जब वो अपने 4 बेटों को, जिनमें एक ताज़ा ताज़ा फौज में भर्ती हुआ था और अपने आप को हिंदुस्तान के हाकिमों की सूची में शामिल समझता था, दूसरा जो हर रोज़ अपनी कलफ लगी पतलून इस्त्री करके पहनता था और नीचे आकर छोटी छोटी क्रिश्चियन लड़कियों के साथ मीठी मीठी बातें करता था, वो उसे नाश्ता करवा दिया करती थी। और अपने बूढ़े पति को, जो रेलवे में नौकर था, बालकनी से निकलकर हाथ के इशारे से बाई बाई कहने के बाद छुट्टी पा जाती थी। अपने सर के इन बिखरे हुए बालों में लहरें पैदा करने वाले क्लिप अटका दिया करती थीं और उन क्लिप को लगाकर वो ये सोचा करती कि मेरे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा। वो खुद आधे दर्जन बच्चे पैदा कर चुकी थीं, जिनमें से 5 जिंदा थे, और उनके जन्म पर भी क्या वो इस तरह से गिना गिना करती थी या चुपचाप बैठी रहती थी, बच्चे को अपने आप पैदा होने के लिए छोड़ देती थी। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का तल्ख तजुर्बा ज़रूर है कि जो मेरे पेट में था, उससे मैडम डिकोस्टा को, जिसका दाहिना पैर और उसके ऊपर का हिस्सा किसी बीमारी के कारण हमेशा सूजा रहता था, उसे बेहद गहरी दिलचस्पी थी। चुनांचे दिन में कई बार बालकनी में से झांक कर वो मुझे आवाज़ दिया करती थी, और ग्रामर की परवाह ना करने वाली अंग्रेजी में, जिसे ना बोलना शायद किसी नज़दीक हिंदुस्तान के मौजूदा शासकों का अपमान था, मुझसे कहा करती थी, मैं बोली, आज तुम किधर गया था? जब मैं उसे बताती कि मैं अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो उसके चेहरे पर निराशा के आसार पैदा हो जाते। वो अंग्रेजी भूलकर बम्बैया हिंदुस्तानी में बात करना शुरू कर देती, जिसका मकसद मुझसे इस बात का पता लेना होता था कि मेरे ख्याल से मुताबिक बच्चे के पैदा होने में कितने दिन बाकी रह गए हैं। मुझे इस बात का पता होता तो मैं निश्चय ही उसे बता देती। इसमें हर्जी क्या है? उस बेचारी को खामखा की उलझन से छुटकारा मिल जाता और मुझे भी हर रोज़ उसके नित नए सवालों का सामना न करना पड़ता। पर मुसीबत ये थी कि मुझे बच्चों की पैदाइश और उससे संबंधित बातों का कुछ पता नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि 9 महीने पूरे हो जाने पर बच्चा पैदा हो जाया करते हैं। मैडम डिकोस्टा के हिसाब से 9 महीने पूरे हो चुके थे। मेरी सास का ख्याल था कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन ये 9 महीने कहाँ से शुरू करके पूरे कर दिए गए थे, मैंने बहुत देर अपने दिमाग पर जोर दिया, पर समझ ना सकी। बच्चा मुझे पैदा होने वाला था। शादी मेरी हुई थी, लेकिन सारा बही खाता मैडम डिकोस्टा के पास था। एक
बार मुझे ख्याल आता कि वो मेरी बेपरवाही का नतीजा है। अगर किसी भी छोटी सी नोटबुक में, उस कॉपी में ही जो धोबी के हिसाब के लिए बनाई गई थी, मुझे सब तारीखें लिख छोड़ी होती तो कितना अच्छा रहता। इतना तो मुझे याद था, और मुझे याद है कि मेरी शादी 26 अप्रैल को हुई थी। यानी 26 की रात को मैं अपने घर की बजाय अपने शौहर के घर में थी। लेकिन इसके बाद की घटनाएं कुछ इस तरह गड़बड़ हो गईं कि उस बात का पता लगाना बड़ा मुश्किल था। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि मैडम डिकोस्टा ने कैसे अंदाज़ा लगा लिया था कि 9 महीने पूरे हो चुके हैं और बच्चा लेट हो गया है। लेकिन उसने मेरी सास से बड़ी बेचैनी भरे लहजे में कहा, तुम्हारी डॉटर इन लॉ का बच्चा लेट हो गया है। पिछले वीक में पैदा होने को ही मांगता था। अंदर सोफे पर लेटी थी और आने वाली घटना के बारे में अटकलें लगा रही थी। मैडम डिकोस्टा की ये बात सुनकर मुझे बेहद हंसी आई और लगा कि मैडम डिकोस्टा को और मेरी सास दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़ी जिस गाड़ी का इंतज़ार उन्हें था वो लेट हो गई है। अल्लाह बख्शे, मेरी सास को इतनी शिद्दत से इंतज़ार है या नहीं। चुनांचे वो कई बार मैडम डिकोस्टा से कह चुकी थी। कोई फिक्र की बात नहीं, खुदा अपना फजल करेगा। कुछ दिन ऊपर हो जाया करते हैं। मगर मैडम डिकोस्टा नहीं मानती थी, जो हिसाब लगा चुकी थी कि वो गलत कैसे हो सकता था। जब मैडम डिसिल्वा के बच्चा होने वाला था तो उसने दूर से ही देख कर कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा। चुनांचे चौथे दिन में ही मैडम डिसिल्वा अस्पताल जाती नजर आई, और खुद डिकोस्टा ने 6 बच्चे जने थे। उनमें से एक भी लेट ना हुआ था। और फिर वो एक नर्स थी। ये अलग बात है कि उसने कई अस्पताल में दाईगिरी की ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर सब लोग उसे नर्स कहते थे। चुनांचे उनके फ्लैट के बाहर छोटी सी लकड़ी का तख्ती पर नर्स डिकोस्टा लिखा रहता था। उसे बच्चों की पैदाइश का समय मालूम ना होता तो किसको पता होता। जब कमरा नंबर 17 में रहने वाले मिस्टर नज़ीर की नाक सूज गई थी तो मैडम डिकोस्टा ने ही बाजार से रुइयों का पैकेट मंगवाया था और गर्म पानी करके टकोर की थी। बार बार वो इस घटना को सनद के रूप में पेश करती और चुनांचे मुझे बार बार कहना ही पड़ता कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पड़ोस में ऐसी औरत रहती है, जो मिलनसार होने के साथ साथ अच्छी नर्स भी है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती थी, और यूं खुश करने से मुझे एक फ़ायदा हुआ करता था। जब उन्हें तेज़ बुखार चढ़ा था तो मैडम डिकोस्टा ने बर्फ़ लगाने वाली रबड़ की थैलियाँ मुझे फ़ौरन ला दी थीं। ये थैली 1 हफ्ते हमारे यहाँ पड़ी रही और मलेरिया के शिकार कई लोगों को इस्तेमाल में आती रही। यूं भी मैडम डिकोस्टा बड़ी सेवा करने वाली थी। इसके अलावा इस सेवा भाव से उनके नाक धसाऊं तबीयत का बड़ा हाथ था। दरअसल वो अपने पड़ोसियों के उन सारे राजों को जानने की बड़ी इच्छुक थीं जो वो अपने सीनों में ही रखते थे। मिसेस डिसल्वा मैडम डिकोस्टा की हम मजहब थी, इसलिए उनकी बहुत सी कमजोरियां उनको मालूम थीं। मसलन वो जानती थी कि मिसेस डिसल्वा की शादी क्रिसमस में हुई और बच्चा जुलाई में पैदा हुआ। इसका मतलब साफ है कि उसकी असली शादी पहले हो चुकी थी। उसको ये भी पता था कि मिसेस डिसिल्वा नाच घरों में जाती है और यूं बहुत सा रुपया कमाती है, और यह है कि अब वो इतनी सुंदर नहीं रही जितनी कि वो पहले थी, इसलिए उसकी आमदनी भी पहले से कम हो गई है। हमारे सामने जो यहूदी रहा करते थे उनके बारे में मैडम डिकोस्टा के अलग अलग बयान थे। कभी वो कहती कि मोटी मोजेल जो रात को देर से घर आती है वो सट्टा खेलती है, और वो ठिगना सा बुढ़ा जो पतलून में गैलिसों में अंगूठे अटकाए और कोट कंधे पर रखे सुबह घर से निकलता है वो शाम को लौटता है। वो मोजिल का पुराना दोस्त है। उस बुढ़े के बारे में उसने खोज लगाकर ये मालूम किया था कि वो साबुन बनाता है। इसमें सज्जी बहुत ज़्यादा होती है। एक दिन उसने हमें बताया कि वो जेल ने अपनी लड़की की, जो कि बहुत सुंदर है और हर रोज़ नीले रंग की जीन्स पहनकर स्कूल जाती थी, उस आदमी से मंगनी कर रखी है जो हर रोज़ एक पारसी को मोटर में लेकर आता है। मैं उस पारसी के बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि
उसकी मोटर हमेशा नीचे खड़ी रहती थी और वो मोज़ल की लड़की के मंगेतर सहित रात वहीं बिताता था। मैडम डिकोस्टा का ये कहना था कि मोज़ेल की लड़की फ्लोरी का मंगेतर पारसी का मोटर ड्राइवर है और वो पारसी अपने मोटर ड्राइवर की बहन लिली का आशिक है, जो अपने बहन वॉयलेट समेत उसी फ्लैट में रहती थी। वॉयलेट के संबंध में मैडम डिकोस्टा की राय बेहद खराब थी। वो कहा करती थी कि वो लड़की जो हर समय एक नन्हे से बच्चे को उठाए रहती है, वो बड़ी बुरे कैरेक्टर की है। और उस नन्हे से बच्चे के बारे में उसने हमें एक दिन खबर सुनाई थी कि जैसा मशहूर किया गया है, वो किसी पार्सिन का लावारिस बच्चा नहीं, बल्कि खुद वायलट की बहन लिली का है। और जो लिली है, वो बस मुझे इतना ही याद है क्योंकि जो वंशावली मैडम डिकोस्टा ने तैयार की थी, वो इतनी लंबी है कि शायद ही किसी को याद रह सके। सिर्फ आसपास की औरतें और पड़ोस के मर्दों तक मैडम डिकोस्टा की जानकारी सीमित न थी। वो दूसरे मोहल्ले के लोगों के बारे में भी बहुत सी बातें मालूम थीं। चुनांचे जब वो अपने सूजे हुए पैरों का इलाज कराने की गरज से बाहर जाती तो घर लौटते हुए दूसरे मोहल्ले की बहुत सी खबरें लाती थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मैडम डिकोस्टा का पहला पार्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये पहला पार्ट बेहद पसंद आया होगा। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे कहानी के दूसरे भाग के साथ।